उत्तर प्रदेश बीजेपी में हो गया डैमेज कंट्रोल। क्या है चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी, जानें। चुनावी अखाड़े में जो दिखता है वही सही नहीं होता, सच्चाई कुछ और होती है। क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं। सबसे पहले कौन लोग डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं, इस पर गौर करें तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि पटकथा पर आधारित यह पूरा खेल क्यों खेला गया है। यह ड्रामा से कुछ भी ज़्यादा नहीं है और इस पूरे ड्रामे का अंत यही होगा कि अखिलेश भी ठगे ही रह जाएंगे। इस पूरे प्रकरण में योगी बाबा केंद्र में रहे हैं और उन पर यह वार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरफ इशारा कर ही दिया था कि प्रदेश में पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा योगी की ही तरफ था, जो जगजाहिर है। खैर, आइए इस मामले की तह में चलते हैं और इसी क्रम में सबसे पहले अब आइए जानते हैं कौन लोग डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। तो बता दें कि अमित शाह खुद इस मामले में आगे हैं और इस मामले को देख रहे हैं। इस काम को देखने के लिए उन्होंने अपने साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जोड़ा है। यह बड़ी बात है क्योंकि योगी और केशव मौर्य में अदावत की क्या स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले दिनों के चुनावी सभाओं में जिस तरह केशव मौर्य कम दिखे, उसके बाद से ही मीडिया में खबर चलनी शुरू हो गई थी कि पीएम ने केशव मौर्य को दिल्ली तरफ कर जो क्लास ली, उसके बाद से केशव मौर्य शांत हुए हैं। साथ ही यह भी गौर करने वाली बात है कि अमित शाह ने जितनी सभाएं की उसमें केशव मौर्य को भरपूर तवज्जो मिली और राजनीतिक हलकों में कहा भी जाता है कि अमित शाह के प्रिय हैं केशव मौर्य। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेला गया है जिसमें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का एक गुट भी शामिल है? पक्के तौर पर तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रूफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केशव मौर्य को जिस तरह साइड किया गया, चाहे वह पार्टी अध्यक्ष रहते, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीत दिलाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिलना हो, या फिर केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्रा के इलाके में हुए किसानों को कुचले जाने की घटना में उनके नाम को घसीटा जाना हो, उससे भी वह काफ़ी आहत हैं। तो क्या? जी हाँ, यह अधूरा सवाल भी अनुत्तरित है, लेकिन इसकी तह में जाकर इससे जुड़ी छोटी छोटी बातों को अगर आप जोड़ेंगे तो इस अनुत्तरित सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अब आइए इससे आगे के इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मौर्य को अपने पाले में वापस लाने में सफल होंगे अमित शाह? अगर नहीं तो फिर क्या होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? क्या मौर्य के सहारे दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे अखिलेश? यह भी देखने वाली बात है क्योंकि अखिलेश के साथ जाने की बात उनकी चल रही है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी रंग दिखने लगा है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो उससे पहले ही पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जिस तरह से अचानक सामने आया, उससे सियासी पारा कई गुना ऊपर चढ़ गया है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर नेता हैं और दलितों और पिछड़ा वर्ग में उनका अच्छा खासा दबदबा है। उनका जाना बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है, जबकि पार्टी में आने से सपा उनका फ़ायदा ले सकती है। इसीलिए बीजेपी खेमे की तरफ से उन्हें लगातार मनाने के प्रयास हो रहे हैं। अमित शाह खुद इस मामले को सीधे डील कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बिल्कुल ही भी हल्का मामला नहीं है। इसीलिए आज भी अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े बीजेपी नेता बैठक कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में सफल रहती है या फिर उनका कोई विकल्प तलाशती है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का साथ छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमल यानी बीजेपी का थामा था।
आइए जानते हैं सियासी तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी भाजपा को कितनी भारी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर इसका असर पड़ सकता है और इस उलटफेर से राज्य के जातिगत समीकरण में कितना बदलाव आ सकता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य गैर यादव ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वह कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से विधायक है, लेकिन उनका प्रभाव रायबरेली, ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सत्ता में जाने से भाजपा को इन क्षेत्रों में आने वाली करीब 100 विधानसभा सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सफलता में गैर यादव ओबीसी का काफ़ी योगदान रहा था। और दूसरा, मौर्य की बेटी संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं, जिसका फायदा भी सपा ले सकती है। जातिगत मोर्चे की बात करें तो राज्य में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समुदाय को तीसरी सबसे बड़ी जाति माना जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य इससे ही ताल्लुक़ रखते हैं। काछी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी जैसे उपनाम भी इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। आबादी की लिहाज से भी देखें तो उत्तर प्रदेश के 8% लोग इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वोट बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का माना जाता है। लगभग 52% पिछड़े वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। हालांकि यह वोट बैंक अब तक किसी भी चुनाव में एकजुट नज़र नहीं आया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल गैर यादव वोटों को अपने पाले में लाने में सफल रहते आए हैं। जहां तक मौर्य का बीजेपी का दामन छोड़ने की बात है, वह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि मौर्य करीब पिछले 1 साल से स्वयं को अलग थलग मान रहे थे, क्योंकि उन्हें प्रदेश में आयोजित हुए कई दलित कार्यक्रमों में उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना वह चाहते थे। दूसरा, यह भी माना जा रहा है कि वह अपने बेटे के लिए टिकट की फिर से डिमांड कर रहे थे, लेकिन जिस तरह बीजेपी बहुत से टिकट काटने की जुगत में लगी है, उसमें मौर्य खुद को सेफ नहीं मान रहे थे और 1.5-2 महीने से अखिलेश यादव के संपर्क में थे। वैसे भी देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य हवा का रुख देखकर पाला बदलने में माहिर हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी का अहम चेहरा थे। उनका कद इतना बड़ा था कि मायावती ने मीडिया में बोलने की इजाज़त भी सिर्फ उन्हीं को दे रखी थी। जब उन्हें मोदी लहर का एहसास हुआ तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बसपा से पहले वह जनता दल का भी हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि मौर्य के लिए यह कदम फायदे का सौदा साबित होगा या फिर आत्मघाती, क्योंकि जिस तरह के सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं उसमें योगी सरकार ही रिपीट होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।